कालाजार संक्रमित बालू मक्खी के कारण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में साझा किए विचार। संताली भाषा, जल और पर्यावरण संरक्षण समेत विविध विषयों का किया जिक्र। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पलामू समेत झारखंड में किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र के विस्तार पर दिया जोर। कहा, केंद्र सरकार हर मदद देने को तैयार। गढ़वा और जामताड़ा में लोक अदालत के माध्यम से कई मामलों का निष्पादन। गुमला में रोजगार मेला में कई अभ्यर्थियों को मिले ऑफर लेटर। धनबाद में पीएम आवास के लाभुकों के लिए ऋण मेले का आयोजन। और जामताड़ा से 3 साइबर अपराधी गिरफ्तार। 10 मोबाइल, विभिन्न कंपनियों के 14 सिम कार्ड और 52,500 नकद समेत अन्य चीजें बरामद। नमस्कार, खबरें झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं रियाज आलम और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 114वीं कड़ी में आज विविध विषयों पर अपने विचार साझा किए। इस दौरान उन्होंने मन की बात कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने में दूरदर्शन और क्षेत्रीय चैनलों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण के क्षेत्र में जल सहेली के योगदान और भूमिका को भी प्रशंसनीय बताया। उन्होंने इस मासिक कार्यक्रम के दौरान कई अन्य विषयों की भी चर्चा की, जिसकी पहचान पानी की किल्लत से जुड़ी हुई है। यहाँ झांसी में कुछ महिलाओं ने गुरारी नदी को नया जीवन दिया है। ये महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं और उन्होंने जल सहेली बनकर इस अभियान का नेतृत्व किया है। इन महिलाओं ने मृतप्राय हो चुकी गुरारी नदी को जिस तरह से बचाया है, उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। इन जल सहेलियों ने बोरियों में बालू भरकर चेकडैम तैयार किया, बारिश का पानी बर्बाद होने से रोका और नदी को पानी से लबालब कर दिया। इन महिलाओं ने सैकड़ों जलाशयों के निर्माण और उनके रिवाइवल में भी बढ़ चढ़कर हाथ बटाया है। इससे इस क्षेत्र के लोगों की पानी की समस्या तो दूर हुई ही है, उनके चेहरों पर खुशियां भी लौट आई हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में संताली भाषा की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि यह भाषा जनजातीय समुदायों द्वारा कई स्थानों पर बोली जाती है। प्रधानमंत्री ने संताली भाषा को लोकप्रिय बनाने और ऑनलाइन करने की दिशा में ओडिशा के मयूरभंज के रामजी टूडू के प्रयासों की भी प्रशंसा की। हमारे देश के कई राज्यों में रह रहे संथाल जनजातीय समुदाय के लोग बोलते हैं। भारत के अलावा बांग्लादेश, नेपाल और भूटान में भी संथाली बोलने वाले आदिवासी समुदाय मौजूद है। संथाली भाषा की ऑनलाइन पहचान तैयार करने के लिए ओडिशा के मयूरभंज में रहने वाले श्रीमान रामजी टूडू एक अभियान चला रहे हैं। रामजी जी ने एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है जहां संथाली भाषा से जुड़े साहित्य को पढ़ा जा सकता है और संथाली भाषा में लिखा जा सकता है। दरअसल कुछ साल पहले जब रामजीत जी ने मोबाइल फोन का इस्तेमाल शुरू किया तो इस बात से दुखी हुए कि वो अपनी मातृभाषा में संदेश नहीं दे सकते। इसके बाद वो संथाली भाषा की लिपि ओल्ड चिकी को टाइप करने की संभावनाएं तलाश करने लगे। मन की बात कार्यक्रम को झारखंड समेत देश भर में खास और आम सभी ने काफी संजीदगी से देखा और सुना। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची के सांसद संजय सेठ ने भी आम लोगों के साथ सामूहिक रूप से मन की बात कार्यक्रम को सुना और प्रधानमंत्री की बातों को देश के नवनिर्माण के लिए प्रेरक बताया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड में कृषि प्रक्षेत्र के विकास के लिए हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया है। पलामू में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री चौहान ने कहा कि पलामू समेत समूचे झारखंड में कृषि विकास की असीम संभावनाएं हैं।
नाशपाती, मूंगफली और अरहर समेत कई फसलों के लिए झारखंड की भूमि उपजाऊ है। उन्होंने कहा कि पलामू समेत पूरे झारखंड में चरणबद्ध तरीके से कृषि विकास कार्यक्रम को गति प्रदान की जाएगी। श्री चौहान ने कहा कि पलामू समेत झारखंड में किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र के विस्तार के लिए केंद्र सरकार सतत प्रयत्नशील है। जैसे किसान दलहन पैदा करता है, विशेषकर अरहर यहाँ होती है बहुत अच्छी, अरहर का यहाँ का ब्रांड बन सकता है। तो अरहर किसान पैदा करें और फिर ठीक दाम मिल जाए तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीद लें, उसकी व्यवस्था भी हम करें। राज्य के विभिन्न प्रमंडलों में भाजपा की परिवर्तन यात्रा जारी है। कुछ प्रमंडलों में इस यात्रा का समापन भी हो गया है, जबकि बाकी जगहों पर सत्ता परिवर्तन के संकल्प के साथ यह यात्रा जारी है। कल पलामू, देवघर, पश्चिमी सिंहभूम और अन्य जिलों में परिवर्तन यात्रा के क्रम में परिवर्तन सभा का भी आयोजन हुआ। इस दौरान वक्ताओं ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा और राज्य में सत्ता परिवर्तन का आह्वान किया। इधर मैया सम्मान यात्रा भी जारी है। इस सिलसिले में पश्चिमी सिंहभूम में जहां कल रात्रि चौपाल का आयोजन हुआ, वहीं आज इस यात्रा में शामिल मंत्री दीपिका पांडे सिंह, दीपक बिरुआ और विधायक कल्पना सोरेन ने चाईबासा सर्किट हाउस में महिलाओं से मुलाकात और संवाद किया। इस दौरान उन्हें लोगों ने जन समस्याओं से भी अवगत कराया। मौके पर उपस्थित मंत्रियों और नेताओं ने शिकायतों के समाधान का भरोसा दिलाया और जन आकांक्षाओं को पूर्ण करने की प्रतिबद्धता दोहराई। पिछले 1 सितंबर से जारी राष्ट्रीय पोषण माह का कल रांची में समापन होगा, जिसमें केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी शामिल होंगी। इस दौरान देश भर के स्थित 11,000 से अधिक सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया जाएगा। मिशन पोषण को दर्शाने वाली प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बताया कि झारखंड समेत देश भर में पोषण माह के दौरान लगभग 12 करोड़ गतिविधियां आयोजित की गईं। दुमका में झामुमो की प्रमंडल स्तरीय बैठक आयोजित हुई, जिसमें पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक में संताल परगना के गोड्डा, देवघर, दुमका, जामताड़ा, साहिबगंज और पाकुड़ जिले के झामुमो पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान संगठन की मजबूती और पार्टी के आगामी कार्यक्रमों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान वक्ताओं ने राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में कार्यकर्ताओं की भूमिका को अहम बताया। इसके साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया द्वारा भी पार्टी के कार्यक्रमों और सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए सभी को निर्देश दिया। गढ़वा व्यवहार न्यायालय और नगर उटारी अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय में झालसा के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार गढ़वा के तत्वावधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। गढ़वा और नगर उटारी में राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से 7,820 वादों का निष्पादन करते हुए लगभग 1,59 लाख के राजस्व की वसूली की गई। इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष और जिला एवं सत्र न्यायाधीश नलिन कुमार ने कहा कि लोक अदालत का फैसला अस्थायी होता है, जिसका सीधा फायदा समाज को होता है। मुकदमा होने के बाद भी और मुकदमा के पहले दोनों ही अपराध इस तरह के मैटर्स का यहाँ स्वागत होगा और हम लोग जरूर मिलजुल करके जो भी उस रेंज के मैटर्स हैं उसमें कुछ पॉजिटिव सॉल्यूशन निकालेंगे। वहीं उपायुक्त शेखर जमुआर और पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार पांडे ने सुलह के आधार पर विवादों के निष्पादन पर जोर दिया। उन्होंने लोगों को इंसाफ दिलाने में लोक अदालत के योगदान की भूमिका की भी सराहना की। हमारा मानना यह है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत बेहतरीन तरीके से तीनों जो विंग है पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, उसमें बहुत ही वंडरफुल बैलेंस बनाकर बना है। अगर सारा विंग ऑल द 3 विंग्स बिल्कुल सही ढंग से काम करे तो शायद ऐसे अदालतों की जरूरत ही ना पड़े। लोक अदालत एक ऐसा मंच है और जहाँ पे कि लोग आते हैं और उनको ये विश्वास रहता है कि अगर दोनों पक्ष आ रहा है, सामने कोई बैठ करके उनका मेडिएशन करता है तो यहाँ से हंसी खुशी यहाँ से जाते हैं, अपनी समस्या का समाधान लेते हैं। इस दौरान कला एवं निबंध प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले स्कूली छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया, जिससे उनके चेहरे खिल उठे। आज इस लोक अदालत के दौरान हमें झगड़े के संबंधित निपटारे के बारे में बताते हुए हमें ऐसे राइटिंग के द्वारा हमारे इस डिस्ट्रिक्ट को आगे बढ़ाने के बारे में बताया गया।
मेरे कला के लिए मुझे सभी ने सराहना दिया और मैं अपने इस कला को आगे ले जाऊंगी और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करूंगी। धन्यवाद। इस मौके पर कई अन्य लोग भी मौजूद थे। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। जामताड़ा जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पहल पर व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जामताड़ा व्यवहार न्यायालय परिसर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी समझौता के आधार पर सुलहनीय 146 लंबित मामलों का निष्पादन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अभिनव ने बताया कि इस दौरान अर्थदंड के रूप में 2,43,000 रुपए की वसूली की गई। इस मौके पर उपायुक्त कुमुद सहाय ने लोक अदालत को सुलभ और बिना खर्च के न्याय पाने का सशक्त माध्यम बताया। लोक अदालत सरल, सहज, सुलभ एवं निःशुल्क व्यवस्था है और हमारे जो गरीब जनता है उसके लिए सबसे सुलभ साधन है। बगैर पैसा खर्च किए शीघ्र अगर हमें न्याय मिल जाए तो इससे बढ़कर के और कोई बात नहीं है। वहीं पुलिस अधीक्षक एहतेशाम वाकारीब ने भी लोगों से सरल और सुलभ तरीके से न्याय पाने के लिए लोन अदालत का लाभ उठाने का आग्रह किया। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी सहभागिता रखें, इसके लिए हमने पूर्व में ताकीद कर रखी है। उम्मीद करेंगे आज का लोक अदालत हमारा पूरा सक्सेसफुल हो और आगे लोगों को हर तरह से न्याय मिले, इसके लिए मेरी शुभकामनाएं। हाल के वर्षों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन नियमित अंतराल पर हो रहा है, जिससे लंबित मामलों के निष्पादन में तेजी आई है और लोगों को जल्द न्याय मिल रहा है। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। धनबाद के बाबूडी में पीएम आवास के लाभुकों के लिए नगर निगम द्वारा ऋण मेले का आयोजन किया गया। धनबाद के बाबूडी में पीएम आवास के लाभुकों के आयोजित ऋण मेले में पंजाब नेशनल बैंक और केनरा बैंक के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस दौरान 56 लाभुकों के बीच 1 करोड़ 56 लाख का लोन बांटा गया। इस अवसर पर नगर आयुक्त रविराज शर्मा ने बताया कि नगर निगम ने पहले भी 120 लोगों को पीएम आवास योजना के लिए ऋण दिलाया है। एक पीएम आवास की लागत 6,14,000 है, जिनमें 2,05,000 की सब्सिडी सरकार देगी। शेष 3,64,000 रुपए लाभुक को देना है। उन्होंने बताया कि कई लाभुकों ने निगम से लोन दिलाने का आग्रह किया था। इसके आधार पर बैंक से संपर्क कर लोन मेला लगाया गया। कुल यहाँ पर आज 56 लाभुकों का लोन सैंक्शन किया गया है, जिसमें से 5 लाभुक को पीएनबी के द्वारा और 51 लाभुक को केनरा बैंक के द्वारा लोन दिया गया है। पीएनबी के द्वारा कुल 5 लाभुकों के बीच में 12,71,000 रुपये का लोन दिया गया और केनरा बैंक के द्वारा 1 करोड़ 45 लाख का लोन 51 लाभुकों को दिया गया है। इस तरह से कुल 56 लाभुकों को 1 करोड़ 57,71,000 रुपये का लोन आज सैंक्शन किया गया है। नगर आयुक्त ने बताया कि बाबूडी में 320 आवास का काम अंतिम चरण में है और साल के अंत तक गृह प्रवेश कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि 3 ब्लॉक बनकर तैयार है, बाकी 7 ब्लॉक में काम चल रहा है। सरकार उनको घर दे रही है, उनके लिए अफोर्डेबल हाउसिंग दे रही है, जो मल्टी स्टोरी है। उनके कुछ उन्होंने जोड़ करके रखे थे पैसे, कुछ पैसे उन्होंने लगाए हैं, बाकी सरकार उसको लोन दे रही है। एक तरह से सपना पूरा होने जैसा है और हम लोग जल्दी ही लाभुकों को, हम लोग का दिसंबर का टारगेट है कि हम लोग उनको गृह प्रवेश कराएंगे। ऋण मेला में आए लाभार्थी इस दौरान खासे खुश नजर आए और आयोजन की सराहना की। धनबाद से अजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। गुमला के नगर भवन में 1 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जिला के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी और जिला नियोजन पदाधिकारी राम बारी ने किया। रोजगार मेले में 14 कंपनियों और 7 सरकारी विभागों ने हिस्सा लिया। मेले में कुल 1,253 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया, जिसमें प्रारंभिक चरण में 587 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। इनमें से 83 अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन किया गया। उपायुक्त ने चयनित अभ्यर्थियों के बीच ऑफर लेटर का वितरण किया। जो जॉब्स हैं उनका जो दायरा है, उनकी जो अट्रैक्टिवनेस है वो बढ़ रही है।
अक्सर क्या होता है, खास करके छोटी जगहों पे, गुमला जैसी जगह पे लोगों को ऐसा लगता है कि अच्छा रोजगार केवल सरकारी सेवा में ही मिल सकता है। ऐसा लगता है ना आप लोगों को, वो कम होती है। और आप ये मानेंगे नहीं क्योंकि आप सभी लोग बहुत यंग छात्र हैं, परंतु हम लोगों का एक्सपीरियंस कि आप और ग्रो नहीं कर सकते। जिस पद पर आप आए हैं उसी पद पर आप रिटायर नहीं करेंगे, परंतु मेहनती है, जो व्यक्ति स्किलफुल है, जो टैलेंटेड है, वो हमेशा ग्रो करता रहता है। साइबर अपराध के विरुद्ध जामताड़ा पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। इस क्रम में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कर्माटांड़, सतुआटांड़ और नारायणपुर थाना क्षेत्र के पोखरिया गांव से छापेमारी कर साइबर अपराध में संलिप्त 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। साइबर डीएसपी अशोक कुमार राम ने बताया कि इन साइबर अपराधियों के पास से 10 मोबाइल, विभिन्न कंपनियों के 14 सिम कार्ड और 52,500 नकद समेत अन्य चीजें बरामद की गई। थाना नारायणपुर, मोहम्मद मुक्तदा अंसारी पिता मुस्तफ़ा अंसारी साकिन पोखरिया थाना नारायणपुर, तीसरा इब्राहिम अंसारी पिता जबाउद्दीन अंसारी ग्राम सतुआटांड़ थाना कर्माटांड़ को गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तारी के बाद इनका पास से जो सर्च किया गया तो इनके पास से 10 मोबाइल, 14 फर्जी सिम, एटीएम कार्ड, वोटर कार्ड, रूरल कियोस्क बैंकिंग कार्ड, पैन कार्ड एवं नगद 52,500 रुपया तथा एक मोटरसाइकिल जब्त किया गया। टीबी मुक्त भारत के लिए देश में लगातार पहल हो रहे हैं। इस काम में निजी क्षेत्र में भरसक सहयोग कर रहे हैं। हजारीबाग जिले के बड़का गांव के गोंदलपुरा खनन परियोजना के तहत अडानी फाउंडेशन ने गोद लिए 80 टीबी मरीजों को निःशुल्क पोषण किट उपलब्ध कराया है। कार्यक्रम के दौरान लोगों ने देश को टीबी मुक्त बनाने की शपथ भी ली। रांची के नामकुम अंचल अधिकारी के कार्यालय में कल दिलचस्प मामला देखने को मिला। दरअसल तबादले के बाद कोडरमा से अंचल अधिकारी यहां पदभार संभालने पहुंचे थे। कार्यालय का ताला बंद मिलने पर उन्होंने कर्मचारी को बुलाकर ताला तोड़ने का आदेश दिया। इधर रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। रांची के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के पहाड़ी मंदिर के मरम्मती और पुनर्विकास कार्य के लिए 6 करोड़ 73 लाख से अधिक रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इस राशि से गार्डवाल और बाउंड्री वाल निर्माण समेत अन्य पुनर्विकास कार्य किए जाएंगे। योजना के क्रियान्वयन के लिए रांची NREP कार्यपालक अभियंता को कार्यकारी एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने 31 मार्च 2026 तक कार्य पूरा करने के आदेश दिए हैं। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित RCB प्लांट 3 में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में रांची जोनल IG अखिलेश झा भी मौजूद थे। इस दौरान एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत जोनल IG समेत अन्य अतिथियों ने पौधारोपण भी किया। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ब्लड डोनेट करें। 90 डेज में आप डोनेट कर सकते हैं, 90 डेज पूरा होने के बाद। तो ये एक अच्छा कार्य है। मुझे लगता है कि ये जो प्रोत्साहन ये दे रहे हैं उसको जितनी बड़ाई की जाए उतनी कम है। प्लांटों का कंपटीशन रहता है, जैसा इस बार 500 लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम जो प्लांट में वो लोग थोड़ा और बढ़ा के करते हैं, तो ये बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज करके लोग कर रहे हैं। मैं भी गेस्ट जैसे आता हूँ और यहाँ से जाता हूँ, तो आप लोग देख ही रहे हो। ठीक है, तो बहुत अच्छा काम है। जो ब्लड का तो कमी रहता ही है हॉस्पिटलों में, सब जगह में, इससे लोग को सहायता हो जाए। अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। बोकारो उपायुक्त ने चंदन क्यारी के चंडीपू में स्थित उच्च मध्य विद्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने छात्र छात्राओं से पठन पाठन की जानकारी ली। गुमला जिले के डुमरी में जिला प्रशासन के सहयोग से स्थानीय स्वयं सहायता समूह के सदस्य सैनिटरी पैड का उत्पादन कर रहे हैं। प्रोजेक्ट किशोरी के तहत उत्पादित हो रहे इन सैनिटरी पैड को प्रशासन जल्द ही बाजार में उपलब्ध कराएगा। सतर्कता जागरूकता अभियान के अंतर्गत रांची के CCL में सतर्कता विभाग की ओर से 1 दिवसीय व्याख्यान का आयोजन किया गया। कोल इंडिया कंडक्ट रूल्स पर आयोजित इस व्याख्यान में कई वक्ताओं ने अपने विचार रखे।
नेतरहाट के उप डाकघर परिसर में भारतीय डाक विभाग द्वारा निर्मित अवकाश गृह का उद्घाटन किया गया। लोकसभा सांसद कालीचरण सिंह ने इस अवकाश गृह का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 1 अक्टूबर को हजारीबाग में नगर निगम के नए भवन का उद्घाटन करेंगे। इस भवन को लगभग 25 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। भवन में महापौर, उप महापौर और नगर आयुक्त के कार्यालय, अस्थायी समितियों की बैठकों के लिए हॉल और अधिकारियों के लिए अलग अलग ऑफिस बनाए गए हैं। गोड्डा जिले के हनवारा थाना क्षेत्र के मिल्की गांव में मिट्टी की दीवार गिरने से मलबे में दबकर एक बच्चे की मौत हो गई। बच्चा अपने पिता के साथ घर से निकलकर बगल की गली से गुजर रहा था। इसी दौरान वो हादसे का शिकार हो गया। चाईबासा मुख्य मार्ग पर आसनतलिया के समीप 2 मोटरसाइकिल में आमने सामने की टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में एक वृद्ध की मौत हो गई जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। राज्य में पिछले 36 घंटे के दौरान मानसून गतिविधि सामान्य रही। इस दौरान हजारीबाग में सर्वाधिक 56 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विज्ञान केंद्र ने 4 अक्टूबर तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि के आसार हैं। आज के इतिहास पर डालते हैं एक नजर। 29 सितंबर साल 2016 को भारतीय सेना ने अदम्य साहस दिखाते हुए पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक कर उसे सबक सिखाया। भारत ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर उसके आतंकी शिविरों को नस्ते नाबूद कर दिया। दरअसल 18 सितंबर 2016 को जम्मू कश्मीर के उरी कैंप में जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकवादियों ने भारतीय सेना के ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया। इस हमले में देश के 19 जवान शहीद हो गए और कई जवान घायल हुए। आतंकवादियों ने 3 मिनट में 17 हैंड ग्रेनेड फेंके। आतंकवादियों के साथ सेना की 6 घंटे तक मुठभेड़ चली और भारतीय जवानों ने चारों आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। उरी हमले के ठीक 10 दिन बाद भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाते हुए सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। 2016 के 28-29 सितंबर की रात पाकिस्तान की सीमा में 3 किलोमीटर घुसकर भारतीय जवानों ने आतंकियों के ठिकानों को तहस नहस कर डाला। ये पहला मौका था जब आतंकियों के खिलाफ दुश्मन की सीमा में घुसकर सेना ने ऑपरेशन को अंजाम दिया। साल 2012 में 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस के रूप में घोषित किया गया। इससे पूर्व विश्व हृदय दिवस मूल रूप से 2011 तक सितंबर के आखिरी रविवार को मनाया जाता था। साल 1999 में वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन WHF ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के साथ मिलकर वर्ल्ड हार्ट डे की घोषणा की। इस दिन को मनाने का सुझाव WHF के अध्यक्ष एंटोनी बेयस डी लूना ने दिया था। इस दिन को मनाने का उद्देश्य हृदय रोगों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना है, जिसमें उनकी रोकथाम और उनके वैश्विक प्रभाव शामिल हैं। 29 सितंबर साल 1959 को आरती साहा इंग्लिश चैनल पार करने वाली भारत की ही नहीं बल्कि एशिया की पहली महिला बनी। आरती को हिंदुस्तान की जलपरी के नाम से भी जाना जाता है। आरती साहा ने महज 19 साल की उम्र में 16 घंटे 20 मिनट तैरकर 42 मील की दूरी तैरकर पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। भारत सरकार ने वर्ष 1960 में आरती साहा को पद्मश्री से सम्मानित किया। 29 सितंबर साल 1977 को सोवियत संघ ने स्पेस स्टेशन साल्यूट 6 को अंतरिक्ष में भेजा। इसे एक प्रोटॉन रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया। साल्यूट 6 पहला अंतरिक्ष स्टेशन था जिसने मानव आवास, चालक दल और बिना चालक दल के अंतरिक्ष यान प्राप्त किए। इस स्पेस स्टेशन ने जीवन और संचालन के लिए एक मिसाल कायम की। इस स्टेशन को मानव रहित लॉन्च किया गया था। हेल्थ सेगमेंट में हड्डियों के पोषण से जुड़ी ये रिपोर्ट देखते हैं। हड्डियां हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये शरीर को चलाए रखने के लिए, सहारा देने और शरीर के विभिन्न अंगों की रक्षा करने के लिए सहायक होती हैं। हड्डियों को मजबूत रखना और इनके स्वास्थ्य पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। हड्डियों की मजबूती के लिए हमारे आहार में पोषक तत्व होने चाहिए। स्केलेटन यानी कि हड्डियों के ढांचे को मजबूत बनाए रखने के लिए ये अनिवार्य है कि हम एक स्वस्थ और संतुलित डाइट का सेवन जिंदगी भर करें, जिसमें कि पर्याप्त मात्रा में
प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, हेल्दी फैट्स, कैल्शियम, अन्य मिनरल्स और विटामिन्स हों। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, हड्डियों का घनत्व कम होने लगता है और हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। 35 वर्ष की आयु के बाद शरीर में कैल्शियम की कमी होने लगती है, जिसका प्रभाव हड्डियों और दांतों पर सबसे अधिक पड़ता है। ऐसे में हड्डियों के रोग और समस्याएं प्रभावित करने लगते हैं। हड्डी एक लिविंग और डायनामिक टिश्यू होती है, जिसमें कि जोड़ और तोड़ हर समय होता रहता है। खास तौर से बचपन में हड्डियों में प्रोटीन के फ्रेमवर्क में कैल्शियम डिपॉजिट होता है, हड्डियां बड़ी होती हैं, बच्चे लंबे होते हैं और एक पीक बोन मास 25 साल की उम्र तक हो जाता है। तो ताकि एक पीक बोन मास ठीक से बने और उसके बाद ये मेंटेन रहे, ये जरूरी है कि हम एक संतुलित भोजन का सेवन करें। यदि हड्डियों को सही पोषण न मिले तो समय के साथ हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, कई तरह की समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है, साथ ही फ्रैक्चर या हड्डी टूटने की संभावना भी बनी रहती है। इसमें प्रोटीन्स, दूध उत्पाद, दाल, बीन्स, नट्स, पीस, चिकन, फिश, अंडा जैसे भोजन में मिलता है। कैल्शियम जो है वो भी दूध उत्पाद, दाल, नट्स, ड्राई फ्रूट, हरी सब्जियां, फिश यानी कि मछली में अच्छी तरह पाया जाता है। विटामिन डी सूर्य की किरणों से स्किन में ही इंसान में बनता है, पर इसके अलावा फिश लिवर ऑयल, लिवर, अंडा, सोयाबीन उत्पाद और हरी सब्जियों में। और अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में साझा किए विचार। संताली भाषा, जल और पर्यावरण संरक्षण समेत विविध विषयों का किया जिक्र। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पलामू समेत झारखंड में किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र के विस्तार पर दिया जोर। कहा, केंद्र सरकार हर मदद देने को तैयार। गढ़वा और जामताड़ा में लोक अदालत के माध्यम से कई मामलों का निष्पादन। गुमला में रोजगार मेला में कई अभ्यर्थियों को मिले ऑफर लेटर। धनबाद में पीएम आवास के लाभुकों के लिए ऋण मेले का आयोजन। और जामताड़ा से 3 साइबर अपराधी गिरफ्तार। 10 मोबाइल, विभिन्न कंपनियों के 14 सिम कार्ड और 52,500 नकद समेत अन्य चीजें बरामद।